लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज से पहले हमने सारा ये पार्ट कवर किया था। देन ये रिजर्व स्टॉक्स, डेवलप रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, यहाँ तक। आज हमारा टॉपिक जो है वो शुरू होगा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज से। तो अभी हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो है वो पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में साथ साथ पढ़ता जाऊँगा, लाइन टू लाइन चलेगा ये। Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. तो रिसोर्सेज ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है और एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए भी रिसोर्सेज जो हैं वो हमें ज़रूरी होते हैं, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। अब रिसोर्सेज नेचर ने फ्री दिए हैं हमें। नेचर कोई पैसे नहीं लेती हमसे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के। वो हमारे मशीन्स एंड टूल्स हैं जिन पे पैसे खर्च होते हैं रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। वरना हवा पानी ये सब फ्री हैं। As a result, human beings use them indiscriminately and this has led to the following major problems. अब इस कारण ह्यूमन बींग्स ने इसका फालतू का यूज़ करने लग गए, ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने लग गए, जिस वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आई। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स मीन रिसोर्सेज जो हैं वो अब कुछ लोग अपने लालच के लिए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सेकेंड, accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments that haves and have nots or rich and poor। मतलब इसके कारण रिसोर्सेज क्योंकि एक ही लोगों के पास इकट्ठे हो रहे हैं या एक ही कंट्री कॉन्टीन्यूसली रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रही है, दैट्स वाई गरीब और अमीर का फासला बढ़ रहा है और जिनके पास रिसोर्सेज हैं और नहीं हैं इनके बीच में जो है वो डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं। Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। इस वजह से कई सारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान जो है वो झेलने पड़ रहे हैं। हमारे क्लाइमेट जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन जैसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मीन लैंड जो है वो अब अच्छी क्रॉप्स नहीं दे पा रहा, लैंड के जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन को लैंड बढ़ रहा है, एंड देन ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम्स आर ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड मैनी अदर्स। इन नेक्स्ट इज द An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace। अगर हम इन रिसोर्सेज को बराबर रूप में डिस्ट्रीब्यूट करें आपस में, तभी ही हम एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो जी सकते हैं और एक विश्व में जो है वो शांति रहेगी, क्योंकि फिर लोग जो है वो इन रिसोर्सेज के पीछे लड़ नहीं रहे होंगे। If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger। अगर कुछ लोग या कुछ कंट्रीज इन रिसोर्सेज को कॉन्टीन्यूसली एक्सट्रैक्ट करने रहती है तो आने वाले समय में हमारा जो भविष्य है वो खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे और एक ही जगह पर इकट्ठे होने लग जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life। Sustainable existence is a component of sustainable development। इस वजह से रिसोर्स प्लानिंग जो है वो ज़रूरी है और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस मतलब रिसोर्सेज को उतना ही यूटिलाइज करना या उतना ही हमें एक्सट्रैक्ट करना है जिससे हम अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके, चला सके। और दूसरी चीज़ हमने ये भी देखनी है कि इन्वायरमेंट को उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ना पड़े। देन सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जो है वो कंपोनेंट है, पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि आपने अपनी प्रेजेंट नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आपने प्रेजेंट भी रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया,
प्लस आपने अपने उन रिसोर्सेज को अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा कर रखा। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को आप ना नुकसान दें, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। तो ये आपकी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन जो है वो हो जाती है ये पूरी। नेक्स्ट, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। जून 1992 टाइम पीरियड है जिस टाइम पे ये समिट हो रही है। मोर देन 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit. The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and social economic development at the global level. अब नाउ रियो डी जेनेरियो के अंदर जून 1992 को एक समिट हुई जिसका नाम था इंटरनेशनल अर्थ समिट। ये ब्राज़ील में हुई। यहाँ पर 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मींस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट कंट्रीज़ के उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब ये समिट जो थी उसका मेन इशू था या मेन प्रॉब्लम जिसको वो सॉल्व करना चाह रही थी वो था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मींस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रही है ग्लोबल लेवल पर, विश्व स्तर पर, उसको कंट्रोल करना ताकि इन्वायरमेंट को एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो इन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू ना पड़े। नाउ द assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. Now इस समिट के अंदर जितने भी लीडर्स आए हुए थे उन्होंने इकट्ठे बैठकर एक डॉक्यूमेंट पर साइन किया। उस डॉक्यूमेंट का नाम था डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि विश्व स्तर पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट है। और दूसरा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन जानवर, पेड़ पौधे, ये कितने सारे हैं उनसे रिलेटेड ये एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया डिफरेंट लीडर्स के द्वारा। प्लस इसके अंदर ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स भी इंक्लूडेड थे, उनको भी बताया गया। और दूसरा एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ सके 21st सेंचुरी तक। अब एजेंडा 21 जो है वो नीचे मेंशन है। बेसिकली इसके अंदर कुछ आप कह सकते हैं कि फील्ड्स दे रखी हैं जिसके अंदर लोकल स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल गवर्नमेंट को काम करना है और इसमें एक दूसरे का उनको सपोर्ट भी करना है। अब ये डिक्लेरेशन साइन किया गया था वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के यहाँ पर जो हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है वो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इन्होंने ही ये रियो डी जेनेरियो समिट ऑर्गेनाइज करवाया था ब्राज़ील के यहाँ पर 1992 में। नेक्स्ट, इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसका एम क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो विश्व स्तर पर जो है वो आए। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन interests, mutual needs and share responsibilities। अब मेन जो पॉइंट्स हैं ये रहेंगे कि इसका मेन एम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना विश्व स्तर पर, इन्वायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है उसको उससे लड़ना, उसको होने से रोकना, गरीबी को कम करना और बीमारियां जो विश्व स्तर पे फैलती हैं उनको रोकना। अब इन
सभी पॉइंट्स में, इन सभी फील्ड्स में ये इकट्ठे काम करेंगे सारी कंट्रीज मिलकर, और कॉमन इंटरेस्ट मतलब अपने एक दूसरे के इंटरेस्ट कॉमन, जैसे फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ आपकी पाकिस्तान में है और सिमिलर डिजीज़ इंडिया में भी है, तो इंडिया और पाकिस्तान उस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। देन म्यूचुअल नीड्स, एक कंट्री और दूसरी कंट्री की जो खुद की रिक्वायरमेंट्स हैं या खुद की जो ज़रूरतें हैं उन पर वो इकट्ठे मिलकर काम करेंगी, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ग्लोबल लेवल पर, इसको वो शेयर करेंगे आपस में, सबकी जिम्मेवारी होगी ये लाना। अब एक और मेजर ऑब्जेक्टिव जो एजेंडा 21 के अंदर कन्वे किया गया था वो ये था कि हर एक लोकल गवर्नमेंट भी अपना खुद का लोकल एजेंडा 21 बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिसोर्स प्लानिंग। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, इसमें कह रखा है कि अगर ऑयल सप्लाई ख़त्म हो जाती है तो उससे आपकी लाइफ को क्या ये अफेक्ट पहुँचेगा। इसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर ऑयल ख़त्म होता है तो व्हीकल्स हम यूज़ करना कैसे बंद हो जाएंगे, फ्यूल हमें चेंज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी मोड पे फ्यूल आएगा, या फिर ऑयल से और फर्दर मशीन्स चलती हैं या कुछ रिफाइनरीज हो गई, वो बंद हो जाएंगी जो कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट जो हैं वो ऑयल सप्लाई के ख़त्म होने से पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब प्लानिंग की जाती है ताकि रिसोर्सेज को अच्छे ढंग से जुडिशियस वे में यूज़ किया जा सके, ऐसे फालतू में जो है वो रिसोर्सेज को हम उड़ा ना दें, इसलिए हम प्लानिंग करते हैं। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिसोर्सेज मिलते हैं और अलग अलग तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं, तो इंडिया जैसी कंट्री में प्लानिंग जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है। देर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज but are deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions have acute shortage of some vital resources. अब कुछ रीजन जो हैं इंडिया के अंदर ही उनमें सफिशेंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जबकि कुछ दूसरे एरिया हैं जहाँ पर सफिशेंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर सफिशेंट अमाउंट में मिनरल्स अवेलेबल हैं, कोल डिपॉजिट्स हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर वाटर सप्लाई काफ़ी अच्छी है, वाटर रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अरुणाचल प्रदेश लैक करता है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं है। राजस्थान के अंदर सिमिलरली सोलर और विंड एनर्जी अच्छी है, बट वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज नहीं है। अब लद्दाख जो है वो कंट्री आइसोलेटेड है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ उसकी एक्सट्रीम कंडीशंस। अब लद्दाख के अंदर काफ़ी रिच कल्चरल हेरिटेज है, बट यहाँ पर वाटर सप्लाई नहीं आती, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं बना हुआ, और कुछ वाइटल मिनरल्स भी नहीं हैं। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। इस वजह से क्योंकि हमारे रिसोर्सेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हैं, इस कारण हमें जो है बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है, राष्ट्रीय स्तर पर, आपके स्टेट लेवल पर, रीजन लेवल पर और लोकल लेवल पर। मतलब जिस जगह पर एबंडेंस है वहाँ से मिनरल्स लेकर आपने किसी दूसरे रीजन तक पहुँचा दिया जहाँ पर उसकी सप्लाई कम थी, और सिमिलरली दूसरे रीजन में अगर कोई मिनरल ज़्यादा था जो ए रीजन में कम था तो आपने बी रीजन से वो सप्लाई ली, वो रिसोर्सेज ली और ए रीजन तक पहुँचा दिया। इसे कहते हैं बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट आता है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, अब रिसोर्स प्लानिंग वो कहते हैं एक पेचीदा प्रोसेस है।
अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। अब इसमें हमें सबसे पहले ये देखने पड़ते हैं कि हमारे कंट्री में रिसोर्सेज क्या क्या हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। एंड देन सेकेंड चीज़, हमें उन रिसोर्सेज को इकट्ठा भी करना पड़ता है। दिस इन्वॉल्व, अब इस प्रोसेस के अंदर एक तो आइडेंटिफाई करने के अंदर, और दूसरा उसको रिसोर्स को स्टोर करने के लिए हमें पहले सर्वे करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेज हैं। देन मैपिंग करनी पड़ती है, हमें उसे मार्क करना पड़ता है कि इन पर्टिकुलर एरिया में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। देन हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि रिसोर्स की क्वालिटी कैसी है। एंड देन लास्ट में हम क्वांटिटी देखते हैं कि रिसोर्स की क्वांटिटी कैसी है। क्वालिटी और क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मैंने पहले वीडियोस में भी बताया। अब नेक्स्ट आता है सेकेंड, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans। अब सेकेंड चीज़, हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए उस रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, स्किल भी होनी चाहिए, और तीसरा इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी होना चाहिए। मतलब इंस्टीट्यूशनल या कोई बिल्डिंग उस रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिक्वायर है या कोई मशीनरी रिक्वायर है तो वो भी हमारे पास होनी चाहिए रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये आपकी बनता है कि टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप are also required for implementing resource development plans. Third, matching the resource development plans with overall national development plans। अब नेशन ने क्या क्या डेवलपमेंट प्लान्स अडॉप्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने रिसोर्स के प्लान्स को भी चेंज करना पड़ता है, या रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को भी उसके अकॉर्डिंगली ही मोल्ड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, नेशन एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है, उस प्रोजेक्ट के अंदर आयरन को मेल्ट करना है, और मेल्ट क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग्स लगनी है, उसमें सरिया डलना है, उसके लिए आयरन रिक्वायर है। तो आयरन और भी चाहिए प्लस कोल भी चाहिए उसको मेल्ट करने के लिए, ताकि आयरन और से आयरन एक्सट्रैक्ट किया जा सके। देयरफॉर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को में हम आयरन और कोल के रिजर्व्स को रखेंगे और इनको अलग से मतलब साइडलाइन कर देंगे कि दे विल बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स जो मेंशन है हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स में। तो ऐसे करके रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को हम मैच करते हैं नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ। नेक्स्ट आता है, इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 year प्लान लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इंडिया रिसोर्स प्लानिंग उसने फर्स्ट 5 year प्लान से शुरू कर दी थी आज़ाद होते ही। नेक्स्ट, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institutions may hinder development। मीन अगर आपके एरिया में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बट आपके एरिया में उस रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो रिसोर्सेज आपके विकास की राह में मुसीबत भी बन सकते हैं। नेक्स्ट, देयर आर मैनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। ऑन contrary, there are some regions which have a poor resource base but they are economically developed। नेक्स्ट वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं बट वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, और दूसरी जगह कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पर रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं हैं बट वो रीजन्स इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं। नेक्स्ट वो क्वेश्चन है, कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन एंड सम रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन्स, गिव रीजन्स फॉर सच अ सिचुएशन। तो इसमें रिसोर्स रिच एरिया में आप लिख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ है फॉर एग्जांपल, मध्य प्रदेश है, झारखंड है,
ये रिसोर्स रिच एरियाज हैं, बट ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स भी हैं, बिकॉज यहाँ पर मोस्टली ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। यहाँ की पॉपुलेशन इतनी लिटरेट भी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। प्लस ये यहाँ की पॉपुलेशन मोस्टली इन एरियाज़ में लगी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर एज अ लेबर वर्क करती है। तो इनके जो बच्चे हैं आगे वो भी इतना स्टडी नहीं कर पाते और वो भी एज अ लेबर ही वर्क करते हैं, या बट एक्सेप्शंस जो हैं वो हर जगह प्रेजेंट रहती हैं। तो इस वजह से ये रीजन्स और भी फर्दर कई रीजन्स हैं कि ये एरियाज इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गए। जबकि आप एग्जांपल ले लीजिए हरियाणा, पंजाब का, यहाँ पर रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है कोई खास, बट ये इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो हरियाणा और पंजाब में हुई थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो एग्रीकल्चर को एज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो है, वो लैंड जो रिसोर्सेज है बेसिकली वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हरियाणा पंजाब में कंपेयर टू द मिनरल रिसोर्सेज, बिकॉज लैंड्स के ऊपर ही जो है वो आपकी सारी फसलें उगती हैं। तो इस वजह से हरियाणा इकोनॉमिकली डेवलप्ड होने में सक्सेसफुल रहा। प्लस यहाँ के जो लिटरेसी लेवल्स हैं वो अच्छे हो गए। ट्राइबल पॉपुलेशन इन दोनों रीजन्स में भी रहती है, बट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड के कंपैरेटिवली यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी हद तक कम है। नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders। अब बाहर से जो ब्रिटिशर्स जैसे आए, फॉर एग्जांपल फ्रेंच आया, पोर्तुगीज़ आए, डच आए, डैनिश आए, ये सब फॉरेन इन्वेडर्स थे। ये क्या करने आए थे? हमारी कंट्री से हमारे रिच रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने आए थे। तो अगर आप इन कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री उठाकर देखोगे, मतलब कॉलोनाइजेशन का मतलब रहेगा कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अपना शासन मेंटेन करती है और दूसरी कंट्री को अपना पार्ट कंसिडर करने लग जाती है, तो उसको हम कॉलोनी कहते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ अगर आप कॉलोनाइजेशन देखो, मतलब कॉलोनाइजेशन का अगर आप इतिहास देखोगे तो उसमें आप जानोगे कि रिसोर्सेज जो थे कॉलोनीज़ के वो एक मेन अट्रैक्शन रही थी इन फॉरेन इन्वेडर्स की। इट वॉज प्राइमरी द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. India has experienced all this in different phases of colonization. अब जो ब्रिटिशर्स आए थे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर, तो उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। इस वजह से उन्होंने इंडिया के रिसोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया। इसी वजह से ये कहा गया है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस ज़रूरी होते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। अब इंडिया ने डिफरेंट कॉलोनाइजेशन के फेजेस को एक्सपीरियंस किया था। इस वजह से देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resource and the historical experiences of people। तो अब इंडिया की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें जनरल में और इंडिया के रिसोर्सेज की बात करते हैं अगर हम पर्टिकुलरली, तो इंडिया जो है उसके अंदर सिर्फ रिसोर्सेज होना ही ज़रूरी नहीं है, इसके साथ साथ उसको अपने टेक्नोलॉजी भी रिक्वायर्ड है उन रिसोर्सेज को हार्नेस करने के लिए। ह्यूमन रिसोर्सेज की भी क्वालिटी रिक्वायर्ड है जो अपने स्किल का यूज़ करेंगे इसको एक्सट्रैक्ट करने में। एंड थर्ड, वो अपने एक्सपीरियंसेस भी देखेगा हिस्टोरिकल कि उसने कहाँ कहाँ पर क्या गलती की, या लोग जो हैं वो रिसोर्सेज को कल्चरली एक्सेप्ट करते हैं रिसोर्स एक्सट्रैक्शन को या नहीं।
तो 3 चीज़ें इंडिया को और जो रिक्वायर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के अलावा, वो है टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, but irrational consumption and overutilization of resources may lead to social, economic, and environmental problems. To overcome these problems, resource conservation at various levels is important. This had been the main concern for the leaders and thinkers in the past. For example, Gandhiji was very apt in voicing his concern about resource conservation in these words: there is enough for everybody need and not for anybody greed. He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at global level. He was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. Now resource conservation भी required है because जैसे जैसे हम सोशल इकोनॉमिकली डेवलप होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम ओवर यूटिलाइज जो है वो कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को, जिसके कारण कई सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं। इसके लिए गांधी जी भी कह के गए हैं कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड, नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। उनका मानना था कि जो रिसोर्सेज इतने घटी जा रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पर या एक्सप्लॉइट हो रहे हैं फालतू में, उसका रीज़न है लालचपन। दूसरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर करके हम इन्हें कॉन्टीन्यूसली एक्सट्रैक्ट करे जा रहे हैं। तो ये गांधी जी ने रूट कॉज बताए थे फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल। वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे। वो चाह रहे थे कि प्रोडक्शन हो बाय द मासेस, मतलब लोग जो हैं जब उनको रिक्वायर हो प्रोडक्शन वो तभी ही करें। नेक्स्ट, एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. तो सिस्टमेटिक वे में पहली बारी रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए कहा गया था क्लब ऑफ रोम के द्वारा 1968 में। Subsequently, in 1974, Gandhian philosophy was once again presented by Schumacher in his book स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल बुक में गांधीयन जो फिलॉसफी थी रिलेटेड टू रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का ढंग से उपयोग होना चाहिए, उसे फालतू में ओवर यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, वही स्कॉमेचर जो है उन्होंने अपनी बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में जो है वो लिखा, जो उन्होंने 1974 में पब्लिश की थी। The seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission Report 1987. अब ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है उसने रिसोर्स कंजर्वेशन पर ज़्यादा जोर डाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उन्होंने कहा कि हमें जो है वो अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, उसको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। यहीं से आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट भी आया ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट से। एंड एडवोकेटेड इट एज मीन फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। इन्होंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी है, और इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो उससे हम रिसोर्सेज को भी बचा सकते हैं। which was subsequently published in a book entitled Our Common Future। और यही सब चीज़ें रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिसोर्स कंजर्वेशन, जिसका नाम था आर कॉमन फ्यूचर। Another significant contribution was made at the Earth Summit
एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील इन 1992। ये भी हमने पहले स्टडी कर लिया था। नेक्स्ट है लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन एंड लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब ये सब पार्ट्स जो हैं, ये सब टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए थैंक यू। अगर कोई आपका सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देगा, बट प्लीज़ बता देना कि क्या कमी थी वीडियो में। और तब के लिए थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।